अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं जी कैप वन का। हमने 2 दिन हुए हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया। ये 36। बेटा बातें नहीं प्लीज। अब बेटा बातें नहीं प्लीज जी। इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन फर्क चीजें बोले। इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन फर्क चीजें हैं, बिल्कुल फर्क चीजें हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू में कमी होना ड्यू टू यूज, जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है। डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज कर रहे होते हैं, किसी इंडिकेटर का इंतजार नहीं करते, ठीक है। लेकिन इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करते हैं जब एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए, और ये रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट तब करते हैं जब कोई इंडिकेशन आए कि कहीं एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गया। यानी इम्पेयरमेंट टेस्ट लाजमी नहीं कि हर साल हो। इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाना है जब कोई इंडिकेशन आए कि इम्पेयरमेंट हो गई है एसेट की, ठीक है। बैठ जाओ भाई। और इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने पर इम्पेयरमेंट लॉस लाजमी आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आप इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, कभी ऐसा होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस नहीं भी आता, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है जी? हर साल डेप्रिसिएशन आएगी, हर साल। लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाना है जब इम्पेयरमेंट का कोई इंडिकेशन आए। इंडिकेटर्स की बात आज नहीं, कल होगी इंशाल्लाह। आज हमने बाकी वैल्यू एंड यूज के अंदर बहुत तफसील से सारी बातें कर ली, ठीक है। अच्छा, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कब लगाना है? जब इंडिकेटर आए। और इम्पेयरमेंट टेस्ट में इम्पेयरमेंट लॉस भी लाजमी आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। कभी इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है, कभी नहीं आता। अच्छा, अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हम करते क्या है? हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। कौन कौन सी? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो सही है। अब बुक वैल्यू निकाल, अब हम बात जो है ना यहां से आगे शुरू कर रहे हैं आज। इंडिकेशन क्या होती हैं जिनके ऊपर हम इम्पेयरमेंट टेस्ट की तरफ जाते हैं, ये बात अब कल करेंगे। समझो कोई इंडिकेशन आ चुकी है, अब उसके बाद हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारना है, तो दो चीजें निकालनी है। एक बुक वैल्यू, दूसरी रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू तो पुराने तरीके से निकल आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन में निकालनी आती है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब फेयर वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ हो सकता है। और वैल्यू इन यूज क्या होती थी? फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज तक लेके आना। फ्यूचर कैश फ्लोज में कौन कौन से कैश फ्लोज आने चाहिए, कौन कौन से नहीं आने चाहिए, ये डिस्कशन हम आज करने लगे, ठीक है। पर्चे में ऐसा सवाल नहीं होगा कि फेयर वैल्यू के अंदर से एक लिखा हो कॉस्ट टू सेल और एक फिगर लिखी हो आप फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल कर दें। पर्चे में तो 4-5 चीजें देगा, जिसमें से एक दो चीजें कॉस्ट टू सेल होंगी, एक दो नहीं होंगी। जो नहीं होंगी उन्हें इग्नोर करना होगा, जो होंगी उन्हें आपने कंसिडर करना होगा। फिर वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में वैल्यू इन यूज क्या है? यहां 31 दिसंबर 13 पे, ये 12 पे खड़े थे ना इस सवाल में। 31 दिसंबर 12 पे ये ड्राइवर बसेस, ये 31 दिसंबर स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12। 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर आप जब वैल्यू इन यूज निकाल रहे थे, तो वो फ्यूचर ईयर्स के कैश फ्लोज थे, 13, 14, 15, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। अब फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या चीज इनफ्लोज में आनी चाहिए, क्या आउटफ्लोज में आनी चाहिए, ये बात भी ऐसे नहीं होगी जैसे अभी तक 2-3 सवालों में किया। ये जी इनफ्लो है या आउटफ्लो है, चलो कहानी खत्म। नहीं, बहुत सारी चीजें देगा पर्चे के अंदर, जिसमें से कुछ रेलेवेंट होंगी हमारे डिसीजन के लिए, जिनको हमने वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में लेना है, और कुछ को इग्नोर करना होगा। तो अब आज हमारी डिस्कशन क्या है? फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आता है, वैल्यू यूज क्या है, फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो फ्यूचर के कैश फ्लोज में क्या कुछ आना है, क्या कुछ नहीं आना, ये बात हम आज मेनली करेंगे। क्लियर है? तैयार है? चलो अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 है पेज 324 पे। ये एग्जाम्पल पहले करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। A machine has, पेज 324, A machine has, बारबरी वाला सवाल भी ना एंड तक तैयार हो जाएगा। देखूंगा एंड पे, पिछली क्लास में तो टाइम नहीं बचा डिस्कस करने का, लेकिन वो तैयार हो गया था। बच्चों को मैंने कहा दोबारा होमवर्क ले लें, और छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ मजीद होमवर्क में दिए हैं, ताकि जरा ये पक्का हो जाए। सिर्फ इंडिकेटर्स की बात कर लूंगा मैं कल, उसके बाद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है और रीवैल्यूड एसेट की इंपेयरमेंट होना, ये दो चीजें सिर्फ रहती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भी 2 लेक्चर्स लगने हैं इस पे, जो फुल नहीं लगने। आइए 16 भी उसके अंदर लगना है, आइए 36 इतना सही है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। बच्चों ने ये कमेंट भी लिखा हुआ था कि IS 16 के ऊपर बहुत टाइम लग गया, बाकी कोर्स कैसे पूरा करेंगे। तो मैं तो ये बात कई दफा क्लास के अंदर कह चुका हूँ कि IS 16 जो है वो बहुत मेजर पोर्शन है आपके पेपर के अंदर। अपना सवाल प्लस एडजस्टमेंट्स को डाल के अराउंड 30% मार्क्स में 25 तो कम अज कम इसके होते ही हैं, इससे ऊपर जितने आ जाए। तो ये थोड़ा टाइम नहीं है, तो लेक्चर्स का भी उतने टाइम लगा। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स गिनने आपका काम नहीं है,
वो तो मेरा काम है। IAS 36 के ऊपर 4 दिन लग रहे हैं, मैं 5 दिन लगा रहा हूँ। IAS 20 के ऊपर 40 के ऊपर ये 3 दिन 4 दिन लगते हैं, इतने इतने स्टैंडर्ड्स ही हैं। IAS 16 जितना टाइम किसी भी टॉपिक पे नहीं लगना। मैक्सिमम लेंथी टॉपिक जो है ना, वो अब कोई शायद जाएगा तो 10 लेक्चर 11 लेक्चर तक चला जाएगा, वो भी शायद कैश फ्लो का टॉपिक है, वरना NPO का टॉपिक है, वरना सारे टॉपिक्स ये 6 7 8 दिन के, ठीक है ना। तो समझे, बहुत बड़ा बुर्ज गिरा लिया। इसको पहले ना करें तो भी मुसीबत है, क्योंकि ये हर टॉपिक के अंदर मौजूद है। तो जिस टॉपिक में अभी हम चलते जाएंगे आगे, आप देखते जाएंगे। आगे IAS 36 को भी देख ही रहे हैं, उसके अंदर IAS 16 चल रहा है, उसी के साथ ही मिक्स हुआ है, तो ये साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट भी करते रहिए, कोई मसला नहीं जी। अ मशीन हैज फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बजट्स, ठीक है। अब ये मैं थोड़ी सी जगह यहां से मिटा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये जरा अंग्रेजी, ठीक है ना, आपका सो लिखी हुई है ना। अच्छा, अब हम खड़े हैं इस वक्त 31 दिसंबर X3 पे। कैसे, ये देखो, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ द मशीन एट 31 दिसंबर X3। बेसिकली फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, ये 12 पे खड़े थे ना डेवो बस 1 और बस 2 में। 31 नंबर 12 पे खड़े होकर 13 14 15 के कैश फ्लोज थे। तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लोज आउटफ्लोज नेट करके ये निकाले थे। ये नेट कैश फ्लोज की फिगर मांग रहा है वो, जिसको वो कह रहा है यूज करना होता है हमने, टू बी यूज्ड इन प्रेजेंट वैल्यू, यानी वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन, ठीक है ना। सवाल के अंदर डिस्काउंट रेट नहीं गिवन कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें, तो इस स्टेप तक सिर्फ ये सवाल करना है, अगर आप रिक्वायरमेंट को दोबारा गौर से पढ़ें तो, ठीक है ना। वैसे अगर डिस्काउंट रेट में ऐड कर दूं खुद से कोई भी, तो प्रेजेंट वैल्यू भी निकल आएगी, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट ये है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इस वक्त हम किस पे फोकस कर रहे हैं, मैंने कहा हमने ये 3 चीजें देखनी है। फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आता है, और वैल्यू इन यूज के जो कैश फ्लोज है, वैल्यू यूज क्या है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट। तो कैश फ्लोज में क्या कुछ आना है, क्या कुछ नहीं आना, ये 3 चीजें देखनी है ना। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर जा रहे हैं कि वैल्यू इन यूज के अंदर जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, उनमें कौन सा कैश फ्लो रेलेवेंट होना है, कौन सा नहीं होना, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर फेयरलेस कॉस्ट सेल की बात करेंगे। तो ये एरिया हमारा पूरा हो जाएगा, फिर सिर्फ रह जाएगा इंडिकेशन वाली बातों को करना, वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, 15-20 मिनट की बात है। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट क्या है जी, कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ द मशीन एट 31 दिसंबर X3, assuming a 5-year projection is considered to be appropriate। 5-year projection क्या होती है, स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर X3, अगले 5 साल को आपने प्रोजेक्ट करना है, एस्टिमेशन के अंदर यूज करना है। तो 31 दिसंबर 3 पे खड़े होकर 4 5 6 7 8 ये बनेंगे ना। जैसे यहां पे क्या था, स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12, 3 साल की प्रोजेक्शन यूज हुई थी, 13 14 15। तो 3 की हो, 5 की हो, 10 की हो, जो सवाल के अंदर होगा डाटा उतना कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चलें जी, अब ये कैश फ्लोज हैं, हम खड़े हैं ये 31 दिसंबर X3 पर, ठीक है ना। ओके, यहां खड़े होकर हमने, समझे वो कंपेटिटर आ गया है, ठीक है, कंपेटिटर आ गया है 31 दिसंबर X3 पर। यहां पे खड़े होकर हमने अपनी इस बस, ये बस देखें, बस हमारी ये बस है, ठीक है। और नहीं ये यूटॉन्ग नहीं थी हमारी, जैफा वाली बस है, ठीक है जी। हमारी ये बस है, ठीक है जी। और चले रहने दें, ज्यादा नहीं बनाते हैं। इस बस की हमें इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू चाहिए। इस बस की हमें इस दिन खड़े होकर रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। यानी कि हर चीज हमें चाहिए इस बस की, येलो बस की हर चीज चाहिए, और 31 दिसंबर X3 पे चाहिए। ऐसा ही है, चलो। अच्छा, अब कुछ कैश फ्लोज, कुछ कैश इनफ्लोज होंगे और कुछ कैश आउटफ्लोज होंगे, ठीक है जी। कुछ कैश इनफ्लोज और कुछ कैश आउटफ्लोज भी होंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 चीजों को देखते जाते हैं और डिसाइड करते जाते हैं कि कौन सी चीज कैश इनफ्लो में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी कैश आउटफ्लो में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ठीक है।
अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जमाई लेने वाले भाई, सबसे पहली चीज, ये बस इसी हालत में किताबों के अंदर कितनी वैल्यू पे आ रही है, एक चीज ये निकालते हैं हम। ये बस इसी हालत में आज बेच दें तो इतनी फेयर वैल्यू मिलेगी, और ये बस इसी हालत में अगले 5 साल चलती रहे तो कितने कैश फ्लोज लाएगी, और उस कैश फ्लोज को लाने के लिए कितने खर्चे करने पड़ेंगे वो तो रेलेवेंट हो ही जाता है। अब मेरा सवाल, हमने सोचा ठीक है कि हम थोड़ा सा अपनी इस बस की कैपेसिटी को बढ़ा लें, ठीक है जी, और हमने बस की पीछे वाली दीवार को थोड़ा सा तोड़ा, ठीक है जी, पिछली दीवार को तोड़ के, और उसमें जो है वो नई कुर्सियां ऐड की, ये थोड़ी सी बस बढ़ गई है, और पहले ये 2 टायर थे, एक टायर और लगा दिया, नहीं नहीं। अब मुझे बताइए, क्या ये बस वही बस है जो हम 31 दिसंबर X3 पे खड़े होकर जिसको देख रहे थे? हमने इसको अपग्रेड कर दिया है, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी 5 में जाकर, तो 5 में जाकर अब ये इस जगह पे भी सवारियां बैठेंगी। पहले ये 50 सवारियां बिठाती थी, अब ये 60 सवारियां बिठा सकती है, तो ये 10 सवारियों का इंक्रीमेंट आ गया, कैपेसिटी में इंक्रीज आ गया। अब मेरा सवाल आपसे, ध्यान से जवाब देना, ठीक है? मेरा सवाल आपसे, यहां खड़े होकर मैं इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहा हूं, मैं यहां खड़े होकर इस बस की बुक वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां खड़े होकर इस बस की फेयरलेस कॉस्ट से ले रहा हूं, यहां खड़े होकर ही मैं कह रहा हूं यही वाली बस अगले 5 साल चले तो इतने कैश फ्लोज लाएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। अगर मैंने अगले किसी साल में इस बस के ऊपर अपग्रेड कॉस्ट लगानी है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना? क्या इसको आज ऐड कर दें? क्या इसकी वजह से जो एडिशनल इनफ्लोज आएंगे 10 सवारियों का किराया बाकी सालों के अंदर, क्या उसको हम इनफ्लो और आउटफ्लो के तौर पे लें, जो खर्चे हैं वो सब कुछ करें? भाई ये तो भाई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि देखो बस ही बदल दिया आपने हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है बस पे, यही बस की आज बुक वैल्यू, यही बस की आज की फेयर वैल्यू, और यही बस अगर इसी हालत में अगले 5 साल चले तो क्या वैल्यू इन यूज आएगी? अगर खुदा ना खास्ता, पहली बात तो यह भाई, पहली बात तो यह कि यहां खड़े होकर तो 5 वाली कॉस्ट ऐड ही नहीं हो सकती ना, ठीक है? और यहां खड़े होकर 5 में आने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी ऐड नहीं हो सकते, ये तो मुझे पता है, आपको पता है इतनी बात का। लेकिन एक मसला आ सकता है, आप खड़े यहीं पर हो लेकिन फ्यूचर में 5 के अंदर इस कॉस्ट को इनकर कर रहे हो, आप वो कैश आउटफ्लो में ले लो, और फ्यूचर में वो कहे कि इस साल से ऑनवर्ड्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आने हैं इस अपग्रेड की वजह से आपकी बस में, तो आप उसको इन्फ्लो में ले लो। ये गलती के चांसेस हैं। मुझे बताइए, क्या ये गलती करनी चाहिए आपको? बोले, ये बात समझ आई है नहीं आई? फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। ये बस आज कितने की है? ये बस आज किताबों में कितने पे नजर आ रही है? ये बस ही अगर इसी 50 सीटों वाले कैपेसिटी के ऊपर अगले 5 साल चले तो कितनी वैल्यू इन यूज निकलेगी? ठीक है ना? यही है हमारी रिकवरेबल अमाउंट, यही इंपेयरमेंट टेस्ट की कैलकुलेशन वाली चीज है। अगर इस रिमेनिंग 5 साल के अरसे में किसी वक्त में आपने इस बस के ऊपर को अपग्रेड कॉस्ट करनी है तो वो फ्यूचर कैश आउटफ्लोज के अंदर मत कंसीडर करना, और अगर उस अपग्रेड की वजह से को फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा अर्निंग्स आनी है तो उनको भी फ्यूचर के इनफ्लोज के अंदर कंसीडर मत करना, क्योंकि आप फिर लाइक विद लाइक का कंपैरिजन तो नहीं कर रहे। बुक वैल्यू इस बस की, फेयरलेस कॉस्ट इस बस की, और वैल्यू इन यूज इस बस की बीच में पड़ जाए, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन नहीं रहे, ठीक है ना? वो मैं बाद में बात करता हूँ, वो ग्रोथ रेट देगा, फिर मजबूरी है उसकी। फिलहाल 3 को तो देख लें, ठीक है ना? उन्होंने इसलिए फिलहाल चुप करा दिया आपको, ग्रोथ रेट पे जाते हैं। फिलहाल ये 3 ही है, समझो, फिलहाल समझो 3 ही है, मैं भूल गया 5 साल की प्रोजेक्शन है, 3 को तो सही कर लें, ठीक है ना? 5 के ऊपर जाते हैं, अभी 5 साल ही बनाएंगे, टेंशन लो। फिलहाल तो 3 का डाटा है, उसको देख, ठीक है? फिलहाल मेरी बात क्या चल रही है, मुझे ये बताओ कि फ्यूचर का कोई अपग्रेड हो, कॉस्ट है, बोलो, तो क्या उसको 31 नंबर 13 पे खड़े होकर वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन करते हुए फ्यूचर कैश आउटफ्लो के तौर पे लोगे? नहीं, नहीं लेना। और उस अपग्रेड की वजह से फ्यूचर में जब से अपग्रेड होगा उसके बाद से उस साल और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आएंगे, क्या उसको आज खड़े होकर वैल्यू कैलकुलेशन के अंदर कैश इनफ्लो के तौर पे लोगे? नहीं लोगे, नहीं लेना। तो बात समझ आ रही है? हाँ, वो अलग बात है, अब जब 5 में जाओगे, ये कॉस्ट इनकर करोगे तो देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल है तो एसेट में ऐड करोगे, रेवेन्यू तो एक्सपेंस आउट करोगे, और फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आपको आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तब की बात तब भी देखी जाएगी ना भाई। आज खड़े होकर आपने इस बस के बारे में ये तीनों चीजें निकालनी है, इसी बस की बुक वैल्यू, इसी हालत में बस को इस बस को आज बेचे तो फेयर वैल्यू, यही करंट बस ही अगले 5 साल चले तो वैल्यू इन यूज। अगर कोई अपग्रेड ऐड करोगे फिर वो ये बस नहीं रहेगी। देखो टायर भी बदल गया, टायर भी बढ़ गया, सीटें भी बढ़ गई हैं, ठीक है? तो ये फिर वो बस नहीं रही। ओके, तो बस अच्छा, तो ये पढ़ो फिर,
सबसे पहले ये दो चीजें मैं समझा रहा था आपको। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग, अच्छा इनकी बस नहीं, इनकी मशीन है। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग मशीन कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी हमने X5 के अंदर बढ़ाई 220 रुपए में, उस वजह से ये आउटफ्लो हुआ, खर्चा हुआ ना अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आए। हाँ जी बताओ भाई क्या करें। हम आज 31 दिसंबर X3 पे वैल्यू एंड यूज निकालने लगे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या इस अपग्रेड कॉस्ट को हमने कंसीडर करना है? नो। और इस अपग्रेड के बाद से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको भी इग्नोर करेंगे, उसको भी कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये पहली बात हमने सीखी, क्लियर है ये बात? चलो वैसे अभी आप साथ नोट ना करो, तरतीब से ही चल लेते, लेकिन तरतीब से ही चल लेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक ही बार वहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी यहां तक को मसला, ये बात समझ आ गई है? बात समझ आई है? फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने हैं जब वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन के लिए, तो फ्यूचर की अपग्रेड को कंसीडर नहीं करना आउटफ्लोज में, और उस अपग्रेड की वजह से अगर कोई एडिशनल प्रॉफिट्स, एडिशनल इनफ्लोज आए तो उनको भी कंसीडर नहीं करना। आपने याद रहेगी ये बात, जगा दें आसपास वालों को। ओके जी नेक्स्ट, बेसिक इनफ्लोज, कराया शराया, चलो नहीं अच्छा लग रहा तो वगैरह कर लो, किराया वगैरह, बेसिक इनफ्लोज। और उनकी मशीन है, उसको किराया नहीं आना, मैं तो अपनी बस के हिसाब से चल रहा हूँ ना, हमारी बस थी ना भाई, उसकी बस हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो बेसिक इनफ्लोज का मतलब क्या होता है, जो इस एसेट का काम है, मशीन है तो वो गुड्स बनाएगी, वो गुड्स बिकेंगी, उस गुड्स के बिकने से जो इनफ्लोज आएंगे वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ अपनी बस की बात कर रहे हैं, हमारी बस चलेगी तो किराया वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, तो यही तो कैश फ्लो है, यही कैश फ्लो तो लेना है, ये कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है। लेकिन एक छोटा सा मसला आ गया, इसने कहा जरा सी नोट 1, हमने कहा क्या मुसीबत पड़ गई भाई, नोट 1 दिखा रहे हो। उसने कहा कैश फ्लोज फ्रॉम मशीन 40%, प्लांट 60%। रिक्वायरमेंट पे फिर आए, कहता है कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू बी यूज इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एंड यूज ऑफ द मशीन, ऑफ द, सोए हुए जाग जाए, ऑफ द। तो हमने वैल्यू इन यूज किसकी निकालनी है? मशीन की। अब ये 1000, 1200 और 1400 टोटल इनफ्लो हैं, लेकिन इसमें कुछ प्लांट के भी पड़े हैं, कुछ मशीन के भी। हमने सिर्फ कितने लेने हैं? हमने प्लांट वालों को इग्नोर करना है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो सिर्फ इसके साथ इसने लिखा है नोट 1, बाकी सबके साथ नहीं लिखा हो, यानी बाकी सारी चीजें फिर मशीन से पैसे भी की हैं, उसमें प्लांट का अमल दखल नहीं है, ठीक है ना। और सही है। तो यूं समझ लो कि आपकी 2 बसें हैं, तो वो जिस बस की बात कर रहा है उससे कैश फ्लो 40% आ रहे हैं ना, तो बस वही कैश फ्लो आप अपनी डिसीजन मेकिंग में लो, दूसरी बस वाले कैश फ्लो यहां नहीं लेकर आने, ठीक है। तो चलो बेसिक इनफ्लोज तो आएंगे, बेसिक इनफ्लोज, लेकिन ये बेसिक इनफ्लोज है, इनको यहां बस लिख लो 40%, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने पर्चे में गिवन फिगर का 40% लिया है, हर एक को अलग अलग फिर 40% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हम खड़े हैं इस वक्त 31 दिसंबर X3 पे, ठीक है, और यहां पर खड़े होकर फ्यूचर की प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो कौन कौन से साल से? X4, X5, X6, ये अभी तक पता है, अभी अगली बात में फिलहाल नहीं पता, समझो, ठीक है ना। तो ये 3 साल हैं, ओके भाई, ये नजर आ रहा है एंड वालों? गुजारा हो जाएगा? दस्तूर दो यार, मुझे नहीं लगता गुजारा होगा। नहीं जी बेटा, एसी का टेम्परेचर भाई ज्यादा कर दें जरा, 23 पे कर दें। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है बेसिक इनफ्लोज 40% जी। अब 1000 का पूरा पूरा 1000 नहीं लेना, 1000 का करवा देंगे, ठीक है, 1000 का 40% 400, नेक्स्ट ईयर में 1200 का 40%, फिर उससे अगले साल में 1400 का 40%, तो बता दो 480 और 560, ठीक है जी, ओके डन। चलिए तो ये तो गया हो, मैं कहता हूं इसको फड़का ही देते हैं, ठीक है। बेसिक इनफ्लोज हो गए, और साथ ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अपग्रेड। हाँ लेकिन 2 तरीके हैं ना, तो मैं इस तरीके पे चलता हूँ, आपको पता है, वरना क्या था, आप ये ना लिखते और नीचे नोट में जाकर लिख देते कि अपग्रेड की कॉस्ट और अपग्रेड के प्रॉफिट्स हमने कंसीडर नहीं किए। एक ये तरीका है, ये बंद ही कर दिया। दूसरा ये तरीका है, यहाँ पे लिख दो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, क्या फ्रॉम अपग्रेड लिख दो, बस समझ आ ही जाएगी, अंग्रेजी पूरी होगी है, फ्रॉम अपग्रेड, और वो
5 और 6 में वो नजर आ रहे हैं, हमने उनको डैश लगा दिया। जैसे एग्जामिनर को पता लग गया कि इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने नहीं लिया, हालांकि गिवन थे। या यूं कर लो या नोट लिख दो, मैंने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। चलें आगे। अच्छा मैं कहता हूं साथ इसको भी फटका दें, ये जो बात कर ही ली थी जी। तो अगर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को नहीं लिया है आपने, तो फिर इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि अपग्रेड की कॉस्ट को भी फ्यूचर वाली को आपने नहीं लेना था। तो अपग्रेड कॉस्ट जो बात होगी, मैंने कहा चलो उसको तो कर लेना। ये 2005 में थी सिर्फ, इसको भी आपने कंसीडर नहीं कर। डन। और 4 और 6 में तो है ही नहीं ना, सिर्फ 5 के अंदर गिवन थी, हमने उसको डैश लगा दी। क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी देर में ना इंशाल्लाह मैं आपको इस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जो उसने लिखी हुई है। बड़ी सादा सी बात है। स्टैंडर्ड कहता है 205 बनाया साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है ग्रुप भी साडा है ना, चुप कर जाओ। स्टैंडर्ड कहता है, किधर की बात समझ? स्टैंडर्ड कहता है, सुनो सुनो, इस बस के चलने से जो कैश इनफ्लो हो और इस चलने वाले इनफ्लो को कमाने के लिए जो आउटफ्लो हो, बस ये इंक्लूड करने हैं आपने। फिर सुने, इस एसिड के चलने से जलने से नहीं, चलने से इनफ्लो हो, ठीक है जी, और इस इनफ्लो के लिए जरूरी आउटफ्लो हो, उसे आपने वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में लेना है। सादा सी बात है। एसिड को चलाने से जो इनफ्लो आने, बस ने चलना है, किराए आने, उसको चलाने के लिए जरूरी है उसमें फ्यूल डाला जाए, उस पर ड्राइवर बिठाया जाए, कंडक्टर बिठाया जाए, उसको तनख्वाह दी जाए, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जाए। बात समझ रहे हो? तो एसिड को चलाने से जो इनफ्लो आए और वो इनफ्लो जो चलाने से आने हैं उनको कमाने के लिए या उस एसिड को चलाने के लिए जो खर्चे हुए, ये रेलेवेंट है। ठीक है, जो एक्सपेंस कॉस्ट में नहीं डाले वो इसमें डाले। अच्छा जी, तो मशवरा नहीं मांगा मैंने। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेरा सवाल, चुप। मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में मशवरे, बाद में, पहले बात पूरी होने दो। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या ये जरूरी खर्चा है? भाई मेंटेन नहीं करोगे तो बस 5 साल नहीं चल सकती, ठीक है। तेल पानी बदली करना ही पड़ता है, वो रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करानी ही पड़ती है। तो रिपेयर मेंटेनेंस जो है ये रेलेवेंट खर्चा है। ये किराए कमा ले, ये बस किराए कमा ले, इसके लिए जरूरी क्या है? ये भी तो कैपिटल था, फिलहाल मैंने तो ये भी रखा, बाद में कर लेते हैं तुम्हारी डिस्कशन भी, फिलहाल चलने स्टेप जी। ये किराए वगैरह कमाने के लिए मेंटेनेंस जरूरी है, बोलो। तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? एक रेलेवेंट कैश फ्लो है। मेंटेनेंस कॉस्ट जी कितनी कितनी है बता दें? 100, 120 और 80। ठीक है जी, ये टाइम है तुम्हारे आने। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑपरेशनल कॉस्ट। भाई ये क्या है? और गाड़ी चलेगी तो फ्यूल, ड्राइवर की तनख्वाह, कंडक्टर की तनख्वाह, टोल टैक्स। मैंने इनकम टैक्स नहीं कहा, टोल टैक्स। टोल टैक्स क्या है? वह मोटरवे पे चढ़ने नहीं देंगे, आप नहीं पे करोगे। आपको नहीं सर, चढ़ तो जाते हैं, फिर उतरने नहीं देंगे हैं। आपको टोल टैक्स पे करना जरूरी है अगर आपकी बस ये किराए कमाना चाहती है। तो ये कुछ खर्चे इन्होंने मशीन के हिसाब से दिया हुआ था, बिजली पानी लेबर, ठीक है, जो उसके ऊपर खड़ी होती है, और मैंने बस के हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो ऑपरेशनल कॉस्ट उस एसेट को चलाने के लिए जो खर्चा है, बस को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, मशीन को चलने के लिए बिजली चाहिए, ये क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो ठीक है, सही है ना? तो ऑपरेशनल कॉस्ट एसेट को चलाने से जो किराए आने हैं, ठीक है, वो इनफ्लो है, तो उस चलाने के लिए ये ऑपरेशनल कॉस्ट जरूरी है। ठीक है, तो इनको क्या करोगे? माइनस करोगे। ऑपरेशनल कॉस्ट जी कितनी है बता दें? 200, 220। अच्छा माइनस कर दें, वैसे फर्क कोई नहीं था, ऊपर मैंने लिख दिया था, एक ही बार लेस कर सकते थे। बाहर चलो ऐसे कर दो, कोई मसला नहीं। नहीं भी करते तो वहां पे एक दफा भी लेस लिख सकते थे, ठीक है। ऊपर हेडिंग दे दी ना, ऑपरेशन वो आउटफ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जब लिख दिया तो फिर काम चल जाता। भाई एंड वालों फॉन्ट ठीक है, गुजारा हो रहा है, नजर आ रहा है? चलो अच्छा जी, आपका एसिड चल रहा है, बस ही चल रही है हमारी, ठीक है। अब हुजैफा भाई की जो बस चल रही है, ठीक है,
इनकी कंपनी ने कोई लोन भी लिया हुआ है, और भाई साहब कोई लोन भी लिया हुआ है, ठीक है, और उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया, उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया, क्या ये बस को चलाने के लिए जरूरी खर्चा है? भाई इंटरेस्ट, फ्यूल नहीं डालोगे तो बस नहीं चलेगी, ड्राइवर उतर जाएगा तो बस नहीं चलेगी, ठीक है ना, और किराया कलेक्ट करने वाला कंडक्टर नहीं होगा तो मसला होगा, ये जरूरी खर्चे हैं। टोल टैक्स नहीं दोगे तो बस नहीं चलेगी, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट नहीं दोगे तो ऐसी को आपको जी वो बस को रोक लेंगे, और यार वो ठीक है रोक लेंगे तो रुकी रहेगी, ठीक है, फिर चलाने के लिए इंटरेस्ट पे करना उस बस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, वो आपका खर्चा तो है, लेकिन इस बस के जो फ्यूचर कैश फ्लोज ले रहे हो आप फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू यूज कैलकुलेशन, उसके अंदर इस इंटरेस्ट को नहीं लेना। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, कभी कभी सवाल ना प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख देता है, ऐसे परेशान करने के लिए। क्या कह देगा, कैश आउटफ्लोज के अंदर लिखा होगा लोन प्रिंसिपल रीपेड या लोन इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? असल अमाउंट, यानी बैंक से आपने 100 रुपए का लोन लिया, अब एक तो ये 100 रुपया वापस करना है, दूसरा इंटरेस्ट वापस करना है, ठीक है, तो ना तो इस 100 रुपए की कोई इंस्टॉलमेंट पे करो तो ये आउटफ्लो है इस एसेट के रिलेटेड, आउटफ्लो तो है आपका, वो आपका एक्सपेंस बनेगा इंटरेस्ट अगर पे करोगे तो, और इंस्टॉलमेंट पे किया तो वो आपकी लायबिलिटी को कम करेगा, लोन कम हो जाएगा। आउटफ्लोस तो हैं वो, लेकिन वो इस एसेट के चलाने के लिए जरूरी आउटफ्लो नहीं है, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज जो फ्यूचर कैश फ्लोज लेने हैं उनमें आपने इन पेमेंट्स को, इन आउटफ्लोस को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो या लोन की प्रिंसिपल अमाउंट हो, आउटफ्लो होता है ना, लोन का प्रिंसिपल रीपे होना या लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पे होना, ये क्या है? आउटफ्लो है। आउटफ्लो तो आपका है, लेकिन इस बस के ऑपरेशन के लिए ये जरूरी आउटफ्लो नहीं है, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करते हुए फ्यूचर कैश फ्लोज में इसको नहीं लेना। हाँ, पे करोगे बैंक को इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल लायबिलिटी कम करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट प्रिंसिपल अमाउंट से, इधर मत लो उसको, ठीक है सही, वो आपका खर्चा ही है, ठीक है, रेलेवेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन, जो फ्यूचर कैश फ्लो ले रहे हो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो फिर भी नहीं करेंगे। देखो मेरी एक बात याद रखना, वैसे मैंने थोड़ी सी बात आपकी क्लास में तो की हुई है, पिछली में तो ये भी इतनी नहीं की थी, बोरिंग कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि वो स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है जिसमें आपको पता लगेगा कि इंटरेस्ट को एसिडिक कॉस्ट में कब ऐड करना है, आप उस तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट को एसिडिक कॉस्ट में ऐड सिर्फ तब करना है जब वो इंटरेस्ट, वो जो एसिड जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ये चल रहा है एसिड, चलते हुए एसिड की कॉस्ट के अंदर आप इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते, ठीक है, बल्कि आप किसी भी चीज को ऐड नहीं करते, बल्कि आप उसके फ्यूल को भी ऐड नहीं करते। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम वैसे ही फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये बस अगर आज बेच दें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट इतनी आनी है, किताबों में ये इतने पे नजर आ रही है, यही वाली बस अगर चले तो किराए आएंगे, समझ आ रही है, ठीक है। उस किराए को कमाने के लिए मेंटेनेंस करनी है, ये कॉस्ट है, इसको आप रेलेवेंट कहो। आप कह रहे हो इस मेंटेनेंस कॉस्ट को करने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, तो भाई लिया, वो आपका अपना डिसीजन था, आप आइए अपने जेब से भी पैसे लगा के मेंटेनेंस कर सकते थे ना। मेंटेनेंस होना जरूरी है, मेंटेनेंस जेब से करो या मेंटेनेंस बैंक से करो, ये आपका डिसीजन है। मेंटेनेंस कॉस्ट को इधर रेलेवेंट करोगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जेब से नहीं किया, बैंक से लेकर मेंटेन किया है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इधर रेलेवेंट है, इंटरेस्ट को इधर ना आने दो, वो एक्सपेंस है आपका। बात समझने की कोशिश करें, छोटा सा नुकता है छोटा सा नुकता, क्या मेंटेनेंस जरूरी है, तो मेंटेनेंस में जो खर्चा आना है वो कैश आउटफ्लो। अब ये मेंटेनेंस आपने अपनी दराज से पैसे निकाल के की, दुकान पे पड़े हुए, या बैंक से लोन लेकर की, ये आपका डिसीजन था। अगर आपने बैंक से लोन लेकर मेंटेनेंस कराई है तो उसका इंटरेस्ट इधर ना लाओ, ना लेते भाई, आप लोन क्यों लेते हो, आप जेब से पैसे पे कर देते, आपको जी है नहीं तो फिर भी ध्यान करो ना, फिर सूद पे जा रहे हो आप खाम खाम, ठीक है। इसी तरह अगर मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है, अगर उसके लिए सिर्फ हम लायबिलिटी ले लें, उसको इंटरेस्ट ना हो तो फिर भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। बेटा मैं तो सादा बात कर दी, आप तो पीछे रह गए, मैं तो आगे निकल चुका हूं। फिर सुनो, मैं दोबारा बोलता हूं, बस को चलने के लिए, बस के चलने से किरायों ने आना है, इनफ्लोस चलने के लिए जरूरी क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे जो खर्चा होना है वो खर्चा इधर आएगा, वो अरेंज कहां से किया है, ठीक है। अगर जेब से पे करो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैंक से लेके पे करो रिपेयर वाले वर्कशॉप वाले को, तो उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो देते रहो ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए रेलेवेंट नहीं, ठीक है। रिपेयर जरूरी है, रिपेयर को बस आपने रिपेयर कॉस्ट को लेना है, उस रिपेयर को मेंटेनेंस को अरेंज कहां से किया है, अब ये यहां पे नहीं लाना, ठीक है, नहीं लाएंगे अल्लाह की कसम। सुनो अब नेक्स्ट वैसे तो लीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, IFRS 16 आपने FR 2 में पढ़ना है, लेकिन जो किताब में एक जगह लिखा, एक दो जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं भी एहतियातन बताता हूँ, फर्क कोई नहीं है ना असल में ज्यादा। आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि लोन का मतलब क्या है, मैंने जैसे बोला आपने बैंक से 100 लिया, अब ये 100 भी वापस करना है और इंटरेस्ट भी वापस करना है,
ठीक है, आपने 100 रुपया नहीं लिया, बल्कि बैंक के पास जाके कहा मुझे एक 100 रुपए वाला एसेट ले दो, बैंक ने एसेट लेकर दे दिया, ये लीज हो जाती है। ठीक है ना। अब लीज में क्या होता है, आप 100 रुपए एसेट वाले वापस करेंगे और ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे, तो फर्क सिर्फ इतना सा होता है। तो अगर कोई लीज का लफ्ज आ भी जाए तो आप समझो लीज नहीं है, लोन ही है, ये लीज नहीं है। ये जब FAR 2 में आप जाके पढ़ते हैं ना IFRS 16, तो उस्ताद पहले दिन वहां पे भी ऐसे ही समझाता है कि लीज मतलब लोन समझो। वहां पे कैश आता था, यहाँ पे कैश नहीं आया, एसेट आ गया। वहां कैश ओरिजिनल वापस करते थे, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, यहाँ पे एसेट के पैसे वापस होंगे और इंटरेस्ट भी। तो इसलिए अगर लफ्ज लीज आ भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना। मैं इसको काट नहीं रहा, मैं स्लैश डाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लीज हो या लोन, ठीक है, एक ही बात है आपके लिए। ओके, दूसरी बात और भी ऐड कर दें, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट हो चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट हो, बातें दे सकता है परेशान करने के लिए, दोनों को इग्नोर करना है। लोन की ओरिजिनल अमाउंट रीपे हो रही है, होती रहे भाई, इस एसेट को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, हाँ लायबिलिटी कम करनी है उसमें, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन या लीज, ठीक है, तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करो या लोन का इंटरेस्ट रीपे करो, लीज की प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करो या लीज का इंटरेस्ट पे करो, ये आपके आउटफ्लोस तो होंगे, पर इस एसिड की वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर इनको शामिल आपने नहीं करना। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, इसका मत बल क्या हुआ? ओहो, ये तो टिक कर लें, ये तो हमने ले लिए हैं, ये ठीक है, अगला भी देख लेते हैं फिर। आगे क्या है? टोल टैक्स, टोल टैक्स है ना ये। ओ बड़ा तेज है भाई, आई के वैसे सवाल कर लेता है, सवालों के अंदर ऐसे काम कर लेता है। एक चीज है टोल टैक्स, वो क्या है? वो बस को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये क्या है? बस चली, किराए आए, खर्चे हुए, नेट करके प्रॉफिट कमाया, साल का एंड आया, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ था, टैक्स वाले आगे दरवाजा खटकाया, भाई हमारा हिस्सा 35%, 30% जो भी है निकालो। नाउ दिस इज इनकम टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स से कहते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं आप आजकल, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स आउटफ्लो तो होगा, लेकिन क्या ये किराए कमाने के लिए जरूरी खर्चा था? नहीं, तो वो आप फिर इस वो पे तो करोगे टैक्स वालों को, आप शहरी हो, जिम्मेदार शहरी बनोगे पाकिस्तान के, दे दोगे टैक्स, टैक्स तो दे दोगे, लेकिन यहां पर इस एसेट के फ्यूचर कैश फ्लोज को जो यूज करना है वैल्यू यूज में, उसमें आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। बस ये बातें याद रह जाए, पर्चे में यही सवाल बनता है, क्या चीज इग्नोर करनी है जी? इनकम टैक्स आउटफ्लो हो नहीं लेना, सवाल में दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो या लोन की प्रिंसिपल अमाउंट हो, वो अगर कह रहा हो कैश आउटफ्लो में है तो नहीं लेना, जाग जाए सब बच्चे, हम सायों को जगा दें। तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑन लोन हो या लीज हो, सवाल में दिया हो तो आपने लिफ्ट नहीं करा दी उसको, ठीक है। नेक्स्ट, कोई क्या लिखा हुआ है सवाल में? टैक्स, टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट, हाँ इनकम टैक्स, चलो टैक्स वही लिख देते हैं, टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट्स, क्योंकि मैंने बड़ी सादा सी बात की, वो अभी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पढ़ाता हूं आपको। स्टैंडर्ड ये कहता है इनफ्लोज में लेने हैं वो इनफ्लोज जो एसिड के चलने से आए, और उस इनफ्लो को जो चलने से आ रहे हैं कमाने के लिए, वो जो एसिड को हमने चलाना है, वो चलाने पर जो खर्चे आए, बस वो है यहां पर रेलेवेंट, ठीक है, सही है। वैसे एक और चीज भी रेलेवेंट थी, चलो बाद में देखते हैं जब अंग्रेजी पढ़ेंगे जाके, ठीक है। वो दूसरे 2-3 दिन से वो ले भी रहे हैं, आपको याद भी आ जाएगी इंशाल्लाह। फिलहाल छोड़े यहाँ पे चलते हैं आगे। ये अब वही बाद में अभी नहीं, अभी इसको जरा देख लें, ठीक है, अभी चलते हैं, उसकी बात करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है जी? डेप्रीसिएशन। हाँ भाई, डेप्रीसिएशन के बारे में क्या हुक्म है? क्या, क्यों क्यों? पैसे को चलाने की जरूरी खर्चा, वो कैश ही नहीं है। कभी जिंदगी में आपने ये देखा हो है? देखो बड़ी फनकारी से उन्होंने यहाँ पे आउटफ्लोज लिख दिया, कैश आउटफ्लो नहीं लिखा, अब हम धोखे में आ गए। और भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री तो सुनी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री तो सुनी, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री तो सुनी, कभी आज तक डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री सुनी है? और डेप्रीसिएशन तो कैश फ्लो ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश फ्लो तो है ही नहीं। कैश फ्लो के टॉपिक में जाके इंशाल्लाह ये हर सवाल में आया हुआ करेगा, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि कैश फ्लो नहीं है ना, ठीक है। बहरहाल जी, क्या पहली चीज ही वहां होती है, भाई कह रहे हैं, भाई को तो तजुर्बा लग रहा है मुझे लगता है। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन, ओह वेयर इज द ब्लैक मार्क,
जी डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना। ये डेप्रिसिएशन लिखा एंड वालों, नहीं नहीं और नहीं, ठीक है जी। Oh, the very important point has come. बस हमारी जरूरी नहीं है कि रोज फ्यूल डलवाकर पैसे दें। अक्सर बसों का खाता चलता है पंपों पे, हुजैफा भाई की बस का भी खाता चलता है पंप पे, ठीक है। वहीं पर ये सियाल मोड़ पे जहां से वो आपने मोटरवे पे चढ़ना होता है, वहां पे एक पेट्रोल पंप है, वहां पे इनका जो है वो महीने का हिसाब चलता है। हर महीने इनकी बस वहां से फ्यूल डलवाती रहती है, हर महीने मतलब हर रोज पूरे महीने तक डलवाती रहती है। और महीने का जब एंड होता है तो उसके बाद अगले महीने के पहले या दूसरे दिन वो बिल पकड़ा देते हैं, हुजैफा बाइक के ड्राइवर आके इनको दे देते हैं, ये कैश पकड़ा देते हैं और अगले दिन वो पे कर देते हैं। मतलब जो जो मिसाल के तौर पे सितंबर के महीने में फ्यूल डलवाएगी बस, उसकी पेमेंट अक्टूबर में, अक्टूबर वाले की नवंबर में, और सही है ना, ऐसे ही होगा ना। हर महीने का फ्यूल का हिसाब महीने का एंड होने के बाद वो करके पहले दूसरे दिन दे देंगे, पेमेंट हो जाएगी। ऐसे ही X3 दिसंबर X3 जो था 31 दिसंबर X3 जो दिसंबर वाला महीना था, इसके फ्यूल का हिसाब किताब दिसंबर में नहीं होता, पेमेंट नहीं होती, तो उन्होंने जनवरी के अंदर वो बिल पकड़ाया और ये फ्यूल पे हुआ जनवरी में, जनवरी X4 में। अब मुझे बताओ, क्या ये फ्यूल का खर्चा इस धुएं में उड़ चुका है? 3 में इस धुएं में उड़ चुका है, गया ना, दिसंबर के अंदर बस चल चुकी, वो फ्यूल धुआं बन के उड़ चुका, किराए आ चुके, तो ये तो फिर इस बस की वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन के लिए फ्यूचर का कैश फ्लो तो नहीं है। ये फ्यूचर का, जैसे कोई कहता कि जी किराए मिसाल के तौर पर, किराए की बात बाद में करते हैं, फिर इसकी बात करने चले जी, कि ये खर्चा जो है ये आउटफ्लो तो हो रहा है भाई, कैश आउटफ्लो तो 4 में हो रहा है, पर मसला क्या है, ये बस के चलने वाले खर्चे हमने लेने हैं जो फ्यूचर में उसने चलना है। हम क्या कह रहे हैं, फ्यूचर में बस ये कैश इनफ्लोस कमाएगी, और इस फ्यूचर के कैश इनफ्लोस को कमाने के लिए, फ्यूचर के किराए कमाने के लिए, फ्यूचर में जो बस को चलाने का खर्चा है वो कितना कितना है, वो इतना इतना। अब मुझे बताओ, क्या ये 30 रुपए फ्यूचर में बस ने चल के खर्च करना है? बोलो नहीं, फ्यूचर में बस ने चल के ये खर्च नहीं करना, तो फिर ये कैश आउटफ्लो तो X4 में है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ये फ्यूचर का कैश फ्लो नहीं है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 सिचुएशंस और बनती हैं, वो मैं बाद में बनाता हूं, पहले यहां पर लिख लें हम क्या लिखा हुआ है जी, एक्रूड एक्सपेंस ऑफ X3, और ये इग्नोर कर देंगे। क्या समझ में, क्यों, आप बताओ, आप बताओ मुझे, आज तो आप बताओगे मुझे। 2004 में आपने कहा है कि उसको जनवरी में स्टार्ट में बिल मिल जाएगा उसके फ्यूल का, दिसंबर का पे कर देंगे जी, तो वो फिर दिसंबर में, वो जनवरी में आउटफ्लो बन जाएगा, जनवरी में आउटफ्लो बन गया, 4 में आउटफ्लो बन गया जी। क्या ये बस 4 में चलकर ये फ्यूल खर्च कर चुकी है या 3 में? नहीं, ये 3 में खर्च। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं 31 दिसंबर 3 पे खड़े होकर कि फ्यूचर में बस ने चल के ये खर्चा करना है? नहीं कह सकते ना, सिर्फ कैश आउटफ्लो 2004 में आ रहा है, रिलेट करता है ये 3 से। इस बस ने 3 में ये फ्यूल खा लिया, और ये खाने की वजह से 3 में ही इसके कैश इनफ्लोज भी आगे होंगे, किराए शिराए भी आगे होंगे, तो ये अब यूं नहीं कह सकते यहां खड़े होकर कि ये बस 4 में चलेगी, ये कमाएगी, 4 में चलेगी, ये खर्चा होगा, ये खर्चा कोई नहीं होगा, ये खर्चा 3 में हो चुका था, इसको जस्ट हमने क्या किया है, पे किया है 4 के अंदर। अब किसको, उधर से भी आवाज आ रही थी, समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करें। एक्सपेंस नहीं हो रही, पे हो रही है भाई, एक्सपेंस नहीं हो रही, पे हो रही है, पे हो रही है, पे हो रही है, कहां सब आ गए हैं? अच्छा, एक्सपेंस डेबिट, ठहर जाना हो ना, ये फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, फ्यूल पेबल क्रेडिट कर दिया था आपने X3 में, ठीक है। उसके बाद ये पे नहीं हुआ था, यहां पर तो सिर्फ पे हुआ है, तो आप कर रहे हो यहां पर पेबल डेबिट, कहां खर्चा हुआ है भाई, यहां खर्चा यहां का है ही नहीं, ये खर्चा 3 में बुक हो गया है, 3 में फ्यूल उड़ गया है, धुआं बन के उड़ चुका है, किराए कमा चुके हैं, बस ने 4 में चल के ये पेट्रोल नहीं खाना, ये 3 में खा चुकी है, सिर्फ पेमेंट हुई है 4 में, तो फ्यूचर में हम क्या, हम भाई चुप करना यार, हम वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं कि ये बस अगर हम कॉन्टिन्यूसली यूज करें तो ये कैश फ्लोस कमाएगी और ये खर्चे करेगी, क्या ये खर्चे करेगी? खर्चा हो चुका है, जस्ट पेमेंट यहां पड़ी हुई है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी रुको जी, वो बात एक मिनट, ये बात समझ आ गई है, सिचुएशन मुझे खुद बदलने दें, अगर वे ना जाए, ये मिटाता हूं, जरा साफ करते हैं जगह। मिसाल के तौर पे कुछ भैना ते भरा ए कहना चाह रहे सन
कि यहां पे लिखा होता 50 और यहां लिखा होता ये x 4 है, तो क्या करते हैं? ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये क्या है जी? ये इसी तरह से, क्योंकि हर महीने का बिल तो अगले महीने आता है। अब मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा हो कि x 4 का ये खर्चा है, पे हुआ है x 5 में, अब क्या करें? देखो वैसे तो ये दोनों ही साल हमारे लिए रेलेवेंट है, लेकिन ये ना कहना छोड़ो जी रेलेवेंट ही है, ओ भाई ऐसे ना करो। एक मिनट, ये देखो हर साल के ऊपर अलग डिस्काउंटिंग चल रही है, अलग डिस्काउंटिंग चल रही है। तो अगर कोई इस साल का कैश फ्लो इस साल में पड़ा है तो वो यहां पर शामिल होकर गलत डिस्काउंट हो जाएगा, यहां से निकालो यहां फेंक दो। ये क्वेश्चन था बेटा आपका एक्सआर वाला, ये बात समझ आई है? ऐसा भी सवाल अभी तक हुआ नहीं कभी, हो तो सकता है टेस्ट में, तो हो सकता है पेपर में नहीं हुआ, आईकैप में, टेस्ट में तो हो सकता है, इस दफा आईकैप में हो सकता है। बात समझे हो मैंने क्या कहा? पहली वाली बात तो समझ आ गई ना? 3 का जो खर्चा था वो 3 में पे नहीं हुआ, एक्रू हो गया, एक्रूड एक्सपेंस 4 में। ये हाइब्रिड 2 में मेरी तस्वीर सही आ रही है? जरा माइक ऑन करके बता दें मुझे जल्दी से। अच्छा चले ये इसको भी सही करवाएं जी। अच्छा सुने, 3 का खर्चा था, 3 में एक्रू हो गया, एक्रूअल है, 3 में पे नहीं हुआ। एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ पे नहीं हुआ, पे वाला। अब वो अगर 4 में पड़ा है तो क्या कर दो? इग्नोर, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बात ऐसे लिखी होती कि 4 का एक्रूअल 5 में आया पड़ा है, तो फिर सिर्फ इग्नोर करने से काम नहीं चलना था। क्यों? क्योंकि ये 5 के कैश फ्लो से पड़ा रहा तो 5 पे डिस्काउंट रेट डिफरेंट हो जाता है ना, रेट चाहे सेम भी हो, ये 2 साल पीछे जाना होता है, तो कैश फ्लो गलत जगह पे पड़ा होगा तो फिगर्स गलत हो जाएंगी, इसको यहां से निकालकर यहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझे हो? एक और बात फिर डालते हैं अब इसके अंदर, और ये समझ आ गई बात? नहीं समझ आई आपको? पहले वाली बात समझ आ गई थी, x3 वाली। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि एक खर्चा यहां पर 2 रुपए का है, तो यहां नजर आ रहा है, बताया ये गया कि ये खर्चा दरअसल इस साल का था, गलती से इस साल में पे हुआ तो नजर यहां आ रहा है। क्या यहां पड़ा रहने दो? नहीं, इसको यहां से निकाल लेना चाहिए, यहां डालना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंटिंग में फिर आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात मैंने की जो सवाल में नहीं थी ना, अभी तक आईकैप ने कभी इसको टेस्ट किया है, हो तो सकता है ना ये ऐसा कभी कर दे तो। अच्छा सुनो, ऐसा नहीं है, माफ कर दो भाई, ये बात थी नहीं, माफ कर दो, मुझे माफी दे दो। एक और बात, ये मिटा क्यों नहीं रहा? अच्छा ये चलो लो भाई, ये सवाल था हमारा असली, ठीक है। ये 30 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये 4। अच्छा अब एक और बात, वो भी ये तो शायद टेस्ट हुई भी हुई है, सुनो अब, नहीं तो टेस्ट में टेस्ट हो ही जाएगी इंशाल्लाह। ये तो उसने 30 अलग दे दिया। मिसाल के तौर पे ये सवाल को यूं करता कि ये 30 यहां अलग ना देता, बल्कि कहता ऑपरेशनल कॉस्ट के 200 में एक 30 रुपए पड़े हैं जो कि रिलेट करते हैं x3 के एक्रूवल से, तो क्या करते हैं? सिंपल उसको माइनस करना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही यूं भी हो सकता है भाई, सिर्फ एक्सपेंस के केस में नहीं, इनकम के केस में भी तो रिसीवेबल हो सकती है। जैसे उदैफा की बस जो है वो किसी कंपनी के साथ अटैच है, हर महीने गुजरने के बाद किराया इकट्ठा इनको रिसीव होता है महीने का। तो मिसाल के तौर पे दिसंबर का किराया, भाई साहब दिसंबर का किराया इनको दिसंबर में रिसीव नहीं हुआ, 31 दिसंबर पे x3 में। अब बस ने चल तो x3 में लिया था, ये कमा तो लिया था, इसीलिए तो एक्रूवल कह रहे हैं, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर लिया होगा इसने, अब यहां पर तो सिर्फ रिसीव हो रहा होगा। तो अगर ऐसा कोई मसला एक्सपेंस के केस में आ सकता है तो इनकम केस में भी हो सकता है। तो 3 का कोई खर्चा 4 में पे हो, हमें एतराज। 3 की कोई इनकम 4 में रिसीव हो, हमें एतराज। तो बात समझ आ रही है? अगर अलग दिए हो तो इग्नोर करो, अगर खुदा ना खास्ता वो कह दे इस एक्सपेंस में पिछले साल का कोई एक्रूड एक्सपेंस पड़ा है, माइनस करो, या यूं कह दे इस इनकम में पिछले साल की कोई इनकम पड़ी हुई है, तो उसको भी क्या कर दोगे? माइनस, ठीक है। मेरे ख्याल में काफी होगी बात, उम्मीद आप मारनी पड़ेगी। चले, कोई रह गया? कोई रह तो नहीं गया? जी ले भाई, ये सवाल तो पूरा हो गया, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो नेट कैश फ्लो बता दो, 100 और 240, ये आ गया हमारे पास नेट कैश फ्लोस। भाई प्लीज देखो, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है ना, यही कहा था ना उसने कि नेट कैश फ्लोस निकालो जो प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सवाल ने कोई प्रेजेंट वो डिस्काउंट रेट नहीं दिया, दे देगा तो फिर वो लगाकर प्रेजेंट वैल्यू भी निकल आएगी। फिर सवाल बुक वैल्यू दे दे, उससे रिकवरी में कंपेयर कर लेंगे, फिर लेस कॉस्ट भी दे। पूरा सवाल है ही नहीं, सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोस को, नेट फ्यूचर कैश फ्लोस को हमने निकालना था यहां पे। लेकिन एक छोटा सा मसला अभी भी है, उसने कहा था कि कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोस टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एंड यूज ऑफ मशीन ऑन कस्टमर x3, खड़े होकर इस दिन निकालो, अज्यूमिंग दैट अ 5-year प्रोजेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी। वो कह रहा है
कि एज ऑन 31 दिसंबर x3 आप खड़े हो, इस दिन खड़े होकर 5 साल की प्रोजेक्शन बनाओ, तो 4 5 6 7 भी होना है और 8 भी होना है। अब सवाल के लिए ना ये जरूरी है कि वो अब आपको ग्रोथ रेट दे, कोई ना कोई। ग्रोथ रेट का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, याद रखना। जरूरी नहीं है कि ग्रोथ रेट का मतलब ये फ्यूचर के में कैश फ्लोज बढ़ने ही है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फिर डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। यूं हो सकता है, ये देखो, हर कैश फ्लो के बारे में अलग अलग ग्रोथ रेट दे दे। जैसे वो कहे जी बेसिक इनफ्लोज कम होने हैं, कम होने हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जानी है, फ्यूल बढ़ने जा रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जानी है, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स गिवन नहीं थे, बल्कि ग्रोथ रेट सिर्फ एक ही गिवन था। अब अगर एक ही ग्रोथ रेट गिवन हो तो पागलों की तरह हर एक के ऊपर लगाने लग जाएंगे? नहीं जी, जो टोटल लाइन पे आया हुआ है उसी टोटल के ऊपर एक ही बार वो ग्रोथ रेट लगा दिया जाएगा और प्रोजेक्शन अपनी बढ़ा लेंगे, ठीक है। और समझे हो? अब ये देखो, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 साल, नहीं 5 साल रिमेनिंग लाइफ, शायद इसीलिए वो प्रोजेक्शन भी 5 साल की मांग रहा था, ठीक है। द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस इन 2016 वाज एन अनयूजुअल, हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या लिखता है? अनयूजुअल 15%। मेरा आपसे सवाल, अगर आपने फ्यूचर के 5 साल की प्रोजेक्शन बनानी है तो एक बजटिंग, एक एस्टिमेशन ही कर रहे होते हो ना, ठीक है, अंदाजा लगा रहे होते हो। तो एक चीज अनयूजुअल हो तो क्या उसकी बुनियाद पे फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करोगे आप? बोले, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग उसकी बेस पे आपने कभी भी नहीं करनी भाई। ये अनयूजुअल, ये कोरोना वाला साल था जिसमें इनकी लग गई रोजी, कुछ का रोजा, कुछ लोगों को बड़ा फायदा हो गया था, कुछ को नुकसान हो गया, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि हमेशा ऐसा होता रहेगा। तो अनयूजुअल ग्रोथ रेट को कभी भी आपने अपनी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। बेतुकी बात है, अनयूजुअल कभी कभार होने वाली चीज है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कभी कभार होने वाली चीज है, अगले 5 साल किसी को इसी के बेस के ऊपर कर लेते हैं हम? ये गलत बात है। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अनयूजुअल को यूज हमने, अनयूजुअल ग्रोथ रेट को कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये तो गया काम से, ठीक है जी। वेयर एज एवरेज, हाँ ये आई ना चीज काम की, एवरेज ग्रोथ रेट ये अच्छा होता है। क्यों? और है भी, देखो पिछले 7 साल का, ये है जरा ज्यादा बेहतर पिक्चर कि पिछले 7 साल में ग्रोथ कितनी रही है, वो एवरेज ले लेते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐड करके डिवाइड बाय 7 से डिवाइड कर दिया, एक एवरेज आ जाती है। ज्यादा बेटर पिक्चर होती है कि पिछले 7 साल से तकरीबन ग्रोथ रेट यही है। तो फिर अब नॉर्मलिटी तो नहीं है ना, नॉर्मली सोचें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन बना रहे हैं 5 साल में, हम ये जूम करेंगे जैसे चले आ रहे हैं पिछले 6-7 साल से, यही मामला आगे भी चलता चला जाएगा। तो एवरेज ग्रोथ रेट इज बेटर। लेकिन आगे फिर मसला आ गया, न्याजी एक्सप्रेस, बिलाल डेवो, फैसल मूवर, डेवो एक्सप्रेस, सबका 10% है, ठीक है। लेकिन हुजैफा के अपने बिजनेस का 8% है। अगर सवाल में ये ना दिया होता तो फिर 10% ही ले लेते, ठीक है। लेकिन सवाल के अंदर जब बिजनेस स्पेसिफिक आ गया तो इंडस्ट्री वाले को भी जानदा करो, ठीक है। और एक बात बता रहा हूं, अब किसी को नहीं बताना आपने, ठीक है। वो ये है कि अगर ऐसा हो कि एसिड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दे दे, जबकि होता नहीं है वैसे, लेकिन चलो लेट्स से आ भी जाए, लेट्स से वो 9% है, तो फिर उस 8 को भी छोड़ दोगे। बस का रिलेट, इसी बस का ग्रोथ रेट आ गया सामने सवाल में, अगर दे दे ऐसे तो फिर तो और स्पेसिफिक हो गया ना, फिर उस पर चले जाना। लेकिन ऐसा तो था ही सवाल में, ठीक है। तो फिर कौन सा यूज कर लिया आपने? 8% ग्रोथ रेट। और ये देखो, अनयूजुअल कभी नहीं करना। और अगर इंडस्ट्री और बिजनेस स्पेसिफिक दोनों दिए हो तो फिर इंडस्ट्री को छोड़ो, फिर अपने बिजनेस का जब रेट ग्रोथ रेट गिवन है तो उसी को पकड़ो ना, ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग करोगे आप, ठीक है। तो 8% है। अब मैं ये कह रहा था, देखो ये ना करो 8% से पहले इसको बढ़ाओ, फिर इसको बढ़ाओ, फिर इसको बढ़ाओ, फिर इनको आंसर निकालो, पागल हो गया। अगर ग्रोथ रेट अलग अलग दिए हो फिर मजबूरी है, मैंने कहा अलग अलग हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसने ये ग्रोथ रेट दिया है, यानी बढ़ने का रेट दिया, और 8% दिया है और सिंगल दिया है, तो हर एक पे अलग लगाने की बजाय आप इस नेट कैश फ्लो को ही बढ़ा लो, ठीक है। इधर देखो, या आप यूं करो कि 240 प्लस 8% ऑफ 240 कर लो, या 240 का 108% कर लो, जिसको आप यूं भी लिखते होते हो 1.08। तो ये जरा टाइम बच जाता है, इस कैलकुलेटर में भी लिखते हो 1.08%। तो 240 प्लस 8% और 240 करो, ये 240 इंटू 1.08 करो, ग्रोथ रेट आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी कितना? टोटल कैश फ्लो 259। अब इसी को ही 2.2 अपने पास रखें, इसी को मजीद 1.08 से मल्टीप्लाई करें, 280,
ये हमारा आंसर। जी बोले बेटा, ये ग्रोथ रेट एसिड का तो है ही नहीं, ये ग्रोथ रेट एसिड का नहीं है बेटा, ये ग्रोथ रेट तो कैश फ्लोज का है। मतलब वो बेसिकली मैं ग्रोथ रेट ऑफ कैश नहीं कह रहा था, एसिड नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि यूं भी कह सकते हैं ना, हमारे पास 10 बसें हैं, इस बस से हमें इतने कैश फ्लोज आने हैं, इतना ग्रो होगा या इतना डिक्लाइन होगा, मतलब बात कैश फ्लोज की कर रहा था। छोड़े उस बात को, और इंडस्ट्री और बिजनेस की हद तक आए तो बिजनेस स्पेसिफिक हो गए। ठीक है जी, ये क्लियर है जी। 240 का 8% जो आएगा ना, उसको फिर 240 में ऐड भी करना है। हाँ जी, 259 ही है, सही है। नीचे वाला 240 इंटू 1.08 है, करो जरा सर। वो तो यही आता है 8%, वैसे भी तो यही होगा ना फिर बेटा। ये 0.08 होता होगा। मैंने तुम्हें कहा था सवाल नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग फीडबैक में लिखोगे इसके साथ रमी वाला मामला किया करें, तो है भला है ये। मैं इतना क्यूट हूं सर। आप ही सुने जी, अब ये जरा प्लीज ये जरा पढ़ के भी देख लेते हैं। जी बेटा, नहीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस वजह से आएंगे आपको, वो वजह बताए ना। अगर आप कर रहे हैं तो फिर अगर पूरी करें, सवाल तो पूरी अगर बताएगा, वो फिर वो इम्पैक्ट आएगा, वो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, खुद बहुत इम्पैक्ट आएगा। ऐसे नहीं कहेगा वो एडिशनल प्रॉफिट आगे पेट्रोल सस्ता होने की वजह से, पेट्रोल सस्ता होने का इम्पैक्ट इधर आ रहा होगा। हाँ, अगर वैसे ही उन्होंने वो बात आप ये कर रहे हैं जो मैंने कहा, अलग अलग ग्रोथ रेट हो सकते हैं। बेटा चुप कर जाएं कि कैश फ्लो फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको ये 10% बढ़ने हैं, और हो सकता है ये मेंटेनेंस कॉस्ट 15% बढ़नी है, और ये फ्यूल वगैरह सस्ता होने जा रहा है तो ये 8% से कम हो जाएगा। ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस एसिड की, इस बेटा चुप कर जाए प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही होती है यार। इस एसिड की करंट हालत में, यार आप दोनों उठ जाओ, पीछे चले जाओ, हाँ पहलवान साथ दूसरे भाई को भी ले जाओ। इस एसिड की करंट हालत के अंदर जो इस हालत में मौजूद है, इसमें ये चलकर कितने प्रॉफिट्स कमाएगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का मतलब पूरी कहानी फिर सवाल बताएगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस वजह से है। सवाल में कोई चीज इस तरह से नहीं डाली जा सकती, पूरे सवाल के अंदर चेंजेस आती है। ठीक है ना, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा तो फिर वो सवाल बताएगा ये कहां से आया, किस वजह से आया, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको कहता है कि फ्यूल कम हो गया उस वजह से आया तो फिर ले लेंगे भाई, और अगर वो कहते हैं अपग्रेड से आया तो फिर नहीं लेना। ओके, ये बातें पढ़ना लें जरा। ये देखें, ये अंग्रेजी लिखी हुई थी जो हमने पढ़ ली, इधर देखो, पेज नंबर इसी एग्जांपल के ऊपर है, पेज 324। फ्यूचर कैश फ्लो इन वैल्यू इन यूज, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। स्टैंडर्ड क्या कहता है, सुने, स्टैंडर्ड कहता है इंक्लूड करो कैश इनफ्लो फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। कंटिन्यू यूज लिखा, तो मैंने जरा शॉर्ट करके हाईलाइट कर दिया, कैश इनफ्लो फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। फिर इंक्लूड करो कैश आउटफ्लो इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। बात समझे हो कि इनफ्लोज लो यूज से आने वाले, और आउटफ्लोज वो लो जो इस एसेट को यूज करके इनफ्लोज कमाने के लिए जरूरी है। ये बात हमने की, ठीक है। और तीसरी चीज ने क्या कही है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ। इस सवाल में थी नहीं, वैसे तो हम इसको 2 दिन से कर ही रहे थे, यही तो कर रहे थे, इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, फिर inflows necessary to continuously use this asset, ठीक है, generate these inflows, वो outflows ले लो, और एंड पे नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स ले लो। ये 3 चीजें थी ना, सर ने भी यही 3 चीजें कही हुई हैं। इधर देखें आप, सादा बात, इनफ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट, आउटफ्लोज इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ एसेट्स लाइफ। ठीक है जी, समझ आती है। नेक्स्ट, क्या इंक्लूड ना करो, सर ने कहा कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैश फ्लो के टॉपिक में जाकर देखेंगे। वैसे फाइनेंसिंग बेसिकली वैसे कहते हैं बिजनेस ने पैसा कहां कहां से अरेंज किया हुआ है। वो 2 तरह के फाइनेंसेस होते हैं, एक इक्विटी होता है, दूसरा डेट होता है। इक्विटी जो ओनर घर से लाता है, और डेट जो बैंक से लोन लेते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है आपको पढ़ाना, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत बात करेंगे कैश फ्लो के टॉपिक में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। फिलहाल तो आप इस लाइन को छोड़कर सिर्फ ये पढ़ो, डज नॉट इंक्लूड फ्यूचर कैश फ्लोज इन वैल्यू इन यूज, डज नॉट इंक्लूड लीज पेमेंट एंड देयर इंटरेस्ट, एंड नहीं था लिख लें, लोन रिसीट और रीपेमेंट्स एंड देयर इंटरेस्ट, यही हमने बोला था, इंक्लूड नहीं करना, स्टैंडर्ड ने भी कह दिया। दूसरा, इनकम टैक्स रिसीट और पेमेंट्स, इनको भी नहीं लेना। और तीसरे को छोड़ें, चौथा पढ़े,
कैश फ्लो फ्रॉम इंप्रूविंग और एनहेंसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस डज नॉट इंक्लूड अपग्रेड का कैश फ्लो, ठीक है ना। अपग्रेड का कैश फ्लो इंप्रूव करने का, इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, अपग्रेड का है तो अपग्रेड लिखना, हमने इंप्रूविंग और एनहांसिंग उसने लिखा होता ना, मैंने छोटा करके लिख दिया अपग्रेड, ये बोला था ना आपको। अपग्रेड का इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है जी। और लास्ट वाली अंग्रेजी मुश्किल लगी मुझे, मैंने पिछली क्लास में इसको काट कर यहां पर ये लिख दिया, बस ये लिख दो, एक्रूड इनकम हो या एक्सपेंस हो ऑफ प्रीवियस पीरियड। एक्रूड इनकम हो, एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है, इनकम रिसीवेबल। एक्रूअल प्रीपेमेंट का टॉपिक वैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पर जाते जाते फिर थोड़ा बहुत पढ़ते तो साथ साथ रहे ना, इनको इंट्रो में भी पढ़ा ही हुआ है। एक्सपेंस भी पेएबल, एक्सपेंस एक्रूड जब होता है उसका मतलब होता है पेएबल, और इनकम एक्रूड का मतलब होता है रिसीवेबल, ठीक है ना। तो इनकम भी हो सकती है एक्रूड और एक्सपेंस भी। इनकम रिसीवेबल यूं लिख दे, रिसीवेबल इनकम या पेएबल एक्सपेंस, आसानी के लिए आसान और आसान करना तो यूं लिख लें। ये क्या है जी, एक्रूड इनकम क्या मतलब, रिसीवेबल इनकम, इनकम रिसीवेबल, या एक्सपेंस जो है एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है जी, एक्सपेंस पेएबल, ठीक है ना। ये किसी प्रीवियस पीरियड का रिसीवेबल या पेएबल हमारे पीरियड में रिसीव या पे हो तो फ्यूचर कैश फ्लोज इन वैल्यू एंड यूज के अंदर डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। और पॉइंट 3 जो है बेसिकली ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है, ये IS 37 के अंदर आप पढ़ेंगे FR 2 में जाके, समझाना मकसूद नहीं है, इतनी सी बात सिर्फ याद रख लें कि अगर फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग आ जाए तो बेसिकली ये इस तरह की कॉस्ट होती है कि हम फ्यूचर में ये बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो जाने वाले लोगों को कोई गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं या कोई रिडंडेंसी कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो कुछ और खर्चे हैं, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट एसिडी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। इसका कॉन्सेप्ट FR 2 में ही आपको मिलेगा, ये इसलिए यहाँ पर लिख दिया, अगर ऐसी कोई चीज आ जाए फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, तो मैंने कहा बच्चों को यूं ही समझना जैसे अपग्रेड को इग्नोर किया था ना, ऐसे ही इस फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग को भी क्या कर देना, इग्नोर कर देना। कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, आपके स्कोप से बाहर की बात है, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ था उन्होंने, मैंने भी लिख दिया कि कहीं ये एज इट इज लिख ना दे। मैक्सिमम क्या होगा, ये फिगर लिखी हुई, ये बात लिखी आ जाएगी तो उसको क्या करना, इंक्लूड मत करना, ओके। अच्छा, डिस्काउंट रेट, बारबरी वाले सवाल के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। अपने घर पे कितने बच्चों ने ट्राई किया बारबरी वाला सवाल, इस तरह से 2 रेट दिए हुए थे ना, प्री टैक्स और अच्छा। अब डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर सिर्फ लिखा हो डिस्काउंट रेट, मौजे वेव्स वही ले लेंगे, ठीक है। सवाल में दोनों रेट्स दे दे तो कौन सा रेट यूज करना है, इसका जवाब मुझे इंशाल्लाह आप ही देंगे। सुने सुने सुने, वो तो सवाल का जवाब देख लिया ना आपने घर पे, अभी जरा लॉजिकली सुने। प्री टैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा रेट जिसमें टैक्स को भी हमने कंसिडर नहीं किया, और पोस्ट टैक्स टैक्स को भी कंसिडर करने के बाद निकाला गया रेट। ये रेट निकालना BFD में सीखेंगे आप इंशाल्लाह, फिर आपको सही पता लगा प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है ना। शायद MFA में भी सीखे, मुझे नहीं पता, MFA मैंने नहीं देखा सिलेबस, ठीक है ना। लेकिन BFD में तो बहरहाल आपने सर्टेनली सीखना ही है। तो प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स क्या होता है ये आपको वहां क्लियरली पता लगेगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ जुगाड़ लगा लेंगे हम, ठीक है। वो जुगाड़ क्या है, सादा सी बात है, हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं फ्यूचर की, और फ्यूचर कैश फ्लोस को आज खींच के लाना है प्रेजेंट वैल्यू पर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब अगर हम एक ऐसा रेट लेते हैं पहलवान, एक ऐसा रेट अगर हम ले लेते हैं कि जिस रेट में से टैक्स को भी माइनस करके हमने निकाला हुआ है, तो फ्यूचर का टैक्स हमारे काबू में है। बोलो, हुकूमत टैक्स बदल दे, फिर हुकूमत टैक्स बदल दे, रेट बदल दे, टैक्स बदल दे, क्या हमारे बस में है? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं हुकूमत के टैक्स को? हुकूमत को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम ऐसे रेट से ही दूर रहेंगे। भाई चुप कर जाओ, हम ऐसे रेट से ही इंसान बन जाओ। इधर होके बैठो, आपसे कह रहा हूँ, घोड़े वाली शर्ट वाले इधर हो जाओ, पोलो जी। क्या मैं कह रहा था, देखो ना, आप सारा आपने टेम्पो तोड़ दिया। मैं ये कह रहा था कि आपने फ्यूचर की प्रोजेक्शन करनी है, तो आप एक फ्यूचर कैश फ्लोस को घसीट के आज पे लाओगे ना, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, एक ऐसा रेट ले लो जिसमें से आपने टैक्स को माइनस करके रेट निकाला हुआ है, तो फ्यूचर में अगर टैक्स बदल गया तो आपका डिसीजन भी गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसलिए हम रेट ही वो लेंगे इस डिसीजन मेकिंग के अंदर जिसमें से टैक्स माइनस ना हुआ हो, यानी प्री टैक्स रेट। कौन सा लेंगे जी? तो अगर सवाल के अंदर दोनों रेट दे दे तो पोस्ट टैक्स को इग्नोर कर देना, आपने सिलेक्ट कर लेना है प्री टैक्स। अब सवाल में अगर सिर्फ डिस्काउंट रेट दे, मैं कह रहा था वेव्स मौजे, सिर्फ प्री टैक्स दे फिर भी मौजे। मसला तब आना है जब प्री और पोस्ट। तो टेक्निकली बात को समझाना जरा मुश्किल है इस लेवल पे, बस इतना सा जुगाड़ ज़हन में रख लो जो आपको समझा दिया है कि हम टैक्स को काबू में नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा रेट ही नहीं लेंगे जिसमें से टैक्स का इंपैक्ट माइनस हो चुका हो, उससे पहले वाला रेट ले लेंगे ताकि हमारे डिसीजन में फर्क पड़े ही ना, टैक्स बदले या ना बदले उससे, ठीक है ना। सही है, तो इसको पढ़ो जरा। द डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी and the risk specific to the
एसेट फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव नॉट बीन एडजस्टेड। ठीक है, तो रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट वाला रेट लेना है आपने, और लेना कौन सा है, प्री टैक्स। ओके, अच्छा जी, अब हमारी बात पता है क्या चल रही है, ये एक मिनट, ये पूरी कहानी तो ये है जी। हम इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए दो चीजों को कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू और सॉरी रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब बुक वैल्यू आसान काम, रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें निकालनी पड़ती हैं जिनमें से हायर रिकवरेबल अमाउंट, पहली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, दूसरी वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होती है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। अब कैश फ्लोज में क्या कुछ आ सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया, अब उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर और सही है, ये समझ आइए बात। अच्छा, अब अगली बात की तरफ चलते हैं, फेयर वैल्यू क्या होती है और कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है। पहली बात, फेयर वैल्यू क्या होती है, बैठ जाओ जल्दी से आगे, चुप करके बैठना। फेयर वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू ही है, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है। मतलब फेयर वैल्यू क्या है, अब अपने एसेट को मार्केट में लेकर जाएं तो जितने का बिक जाएगा, दिस इज फेयर वैल्यू, सिंपल। लेकिन साथ ही उसने छोटी सी बात ये कर दी, और अगर मार्केट एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो आपके एसेट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जितना आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा वही उसकी फेयर वैल्यू है। क्या मतलब, मतलब ये हमारा एसेट है, ठीक है, इसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, ये मार्केट में ट्रेड नहीं होता, कैलकुलेटर बाई का कैलकुलेटर जो है, ठीक है आपका, अच्छा जी ठीक है। अब अफाक का एक कैलकुलेटर है, ठीक है, और क्या नाम है आपका, मंसूर भाई ये कह रहे हैं कि माना इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, लेकिन मैं ये एसेट आपसे मिसाल के तौर पे 200 रुपए में खरीदने पे तैयार हूं, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब इसकी एक्टिव मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आफाक ये कह सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके 200 रुपए मिल जाएंगे, तो फिर यही इसकी क्या है, फिर तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड ने कहा, स्टैंडर्ड ने पहली बात तो ये कही कि फेयर मार्केट क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू। और अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो तो सेलर जो एक्सपेक्ट करता है टू रिसीव इस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एसेट, तो वही उसकी क्या होगी, फेयर वैल्यू। ठीक है ना, सही है। ये वैसे बात इस तरह से टेस्ट होनी नहीं है, कभी जुमला आ जाए तो उससे परेशान ना होना, लिखा हो कि फेयर वैल्यू मार्केट एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट, बट द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम दूसरी कंपनी दैट दे विल परचेज देयर एसेट फॉर इतने रुपए, तो फिर ये क्या है, यही फेयर वैल्यू है। फिर ये क्या है, ये बात समझे हो ना। पर्चे में कैसे आ सकती है, पर्चे में आफाक और मंजूर की एग्जांपल थोड़ी आनी है, पर्चे में तो ये होना है कंपनी के पास एक एसेट था, हादसा हो गया, इंपेयरमेंट ऐसे गुजारो। अब उस दिन खड़े होकर कहेंगे कि कंपनी को एक ऑफर रिसीव हुई है गवंडी कंपनी से, नेबर कंपनी से, हमसाया कंपनी से, कि आपका ये एसेट हम इतने रुपए में खरीदने में तैयार हैं, वैसे इस एसेट की एक्टिव मार्केट नहीं है। अब आप हो मार्केट तो है नहीं, तो फिर वैल्यू तो है ही नहीं, नहीं स्टैंडर्ड ने कहा है एक्टिव मार्केट नहीं है, लेकिन किसी ने आके कह दिया कि हम इतने में खरीदेंगे तो फिर इतना तो मिलेगा ना, तो वही उसकी फिर फेयर वैल्यू है। ठीक है, पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा सा और ऊपर आए। ये देखिए एग्जांपल 1 और 2 के साथ होमवर्क लिखा जा चुका है पिछली क्लास में, आपने भी लिख लेना। अच्छा 3 हमने कर लिया ना, 3 ठीक है, 1 और 2 पेज 323 पे 1 और 2 होमवर्क लिख लें। अच्छा अब इधर देखें, ये पूरी बात चले जरा उलट है, लेकिन पहुंच गए मंजिल पे, ये सारी बात कर ली हमने। ठीक है, रिमेंबर रिकवरेबल अमाउंट ऑन एसेट इज डिफाइंड एज हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट सेल। अच्छा अच्छा हमें पता ही है जी, वो कह रहा रिमेंबर, हमने कहा जी हमें ऑलरेडी रिमेंबर्ड। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरा है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। सारी डिस्कशन कर ली हमने, क्या कुछ इनमें आ सकता है क्या कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल। तो देखो भाई पेज नंबर का नहीं पता लग रहा, पेज नंबर 323 है। फेयर वैल्यू इज नॉर्मली मार्केट वैल्यू, इतना इतना याद रखना इनफ। लेकिन अगली बात कर दी, कहीं पर्चे में फंस ना जाओ। आगे क्या कहता है, इफ नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट इट मे बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट दैट एंटिटी सेलर, एंटिटी क्या मतलब, जिसकी बात कर रहे हो आप, जिसका एसेट है, ठीक है, सेलर वैसे तो आईएफआरएस 15 में कहेंगे वो, द अमाउंट दैट एंटिटी कुड ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल, जो वो डिस्पोजल से ऑब्टेन कर सकती है अमाउंट वो एंटिटी, ठीक है, तो वही आप फेयर वैल्यू कह देंगे। ठीक है, सही है। अगली बात, कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये एसी जो है वो बेचना है, इरादा किया कि ये एसी बेचना है। अब ये बेचने के लिए यहां से उतारना पड़ेगा, एक इसका आउटर यूनिट होगा, इसके साथ वायरिंग शायरिंग हुई, हमारे बस की तो बात नहीं है। हमने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया, हमने कहा यार ये एसी उतार के दे दो, हमने इसको बेचना है। इधर बाद में देखना भाई, बाद में बात सुन लो, एसी उतार के दे दो, हमने इसको बेचना है। उसने कहा भाई 2000 रुपये लगेगा, हमने कहा ठीक है ले लो। अब मुझे बताओ क्या बेचने के लिए ये कॉस्ट टू रिमूव एसेट जो इनकर की है जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इसके बगैर तो बिक नहीं सकता था, समझ रहे हो। अच्छा जैसे ही एसी उतरा, देखा कि इसकी तो कुछ पाइप भी लीक हुए हुए हैं और इसके अंदर तो जंग भी बहुत लगा हुआ है। हमने कहा यार ये तो खरीदने वाले ने खरीदा को नहीं, हमने कहा यार इसको ना जरा सेलेबल कंडीशन में ले आओ,
इसको ना पेंट शेंट कर दो, बेहतरीन इसको साफ सुथरा कर दो, ये खराब ना हो, जितना रिपेयर शिपेयर करना है वो सब करके दे दो, ठीक है। हाँ, हम सुन्नत कारोबार करेंगे, ऐप तो बताकर ही बेचेंगे, लेकिन सही तो करके दो बेचारे को, ये थोड़ी कि जांका मारा हुआ पकड़ा दो उसको, ठीक है। तो उसने कहा जी ठीक है 3,000 और लगेंगे। हमने कहा ठीक है भाई देंगे। अब ये क्या है, पहले कॉस्ट टू रिमूव था, दूसरा कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग एसेट इन सेलेबल कंडीशन। अभी सेलेबल नहीं था, ठीक है, चूहा टुक गया था, ठीक है, उसकी पाइप शाइप को सही करके देंगे तो अभी बिकेगा ना। तो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं ये क्या करने हैं, ये इसको कॉस्ट टू सेल कहना, कहना नहीं कहना, अगली बार लिख दे बाहर एसी लेकर। तो टेंशन हुई, जैसे गाड़ी वगैरह के अंदर होता है, घर वगैरह के अंदर होता है, ठीक है, बहुत जोर की नींद आ रही है मेरे भाई को, है ना। तो हमें ये होता है कि यार देखो एग्रीमेंट जरा मुनासिब सही वाला एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि अगर एग्रीमेंट में गड़बड़ हुई, एग्रीमेंट अगर होगा तो ही कोर्ट में जा सकेंगे, कोई गड़बड़ हो जाती है तो, ठीक है ना। तो एक वकील साहब को मिले और उससे जाकर कहा कि हम ये एसेट बेचने लगे हैं, तो आप हमें एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दो। कहा ठीक है, पैसे लगेंगे, ठीक है। अब वो पैसे जो हमने उसको देने हैं टू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट, ये लीगल कॉस्ट क्या जरूरी खर्चा है? बिल्कुल भाई, बेचने के लिए एग्रीमेंट करना जरूरी होता है, वो एग्रीमेंट करने के लिए हम लोग नहीं कर सकते, हम वो प्रोफेशनल्स का काम है, जिनका काम है उन्हीं को साझे वो करते हैं, ठीक है। तो उसने फीस ली, ये भी क्या है, कॉस्ट टू सेल, ठीक है, सही है। और जैसे ही हमने अपना एसेट बायर को, जो खरीदार था, उसको पकड़ाया, साथ ही एफबीआर वाले आ गए, हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हो रही है, इस पे टैक्स लगेगा, दिस इज नॉट इनकम टैक्स, दिस इज ट्रांजैक्शन टैक्स। आप लॉट ट्रांसफर करते हो, आप घर बेचते हो, आप गाड़ी बेचते हो, आप बकरा बेचते हो, खरीदते हो, बड़ी ईद पे जाकर टैक्स दे रहे होते हैं अक्सर, कभी सिर्फ सेलर से, कभी सिर्फ बायर से, कभी दोनों से। तो ये ट्रांसफर टैक्सेस होते हैं, ये ट्रांसफर टैक्सेस, इनकम टैक्स नहीं है, ये ट्रांसफर टैक्सेस हैं। एसेट को बेचने की वजह से ये टैक्स पे करना पड़ा, तो ये टैक्स भी क्या है, कॉस्ट टू सेल। चार चीजें बताइए आपको। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट टू सेल नॉर्मली इंक्लूड लीगल कॉस्ट, लॉयर वगैरह को जो दिए, ठीक है ना, लॉयर एटसेट्रा को ड्राफ्ट करने के लिए एग्रीमेंट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, एसी रिमूव करने के पैसे, टैक्सेस पेड, मैंने कहा ट्रांजैक्शन टैक्स, और कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इनटू अ कंडीशन टू बी सोल्ड, सेलेबल कंडीशन में लाना, ये क्या है, ये कॉस्ट टू सेल, ये क्या है जी, कॉस्ट टू सेल। अब अगली बात सुनो, मिसाल के तौर पे हम हैं नेस्ले वाले और हमने ये जो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया है ये अपने दही वाले प्लांट पे लगाया। हो सकता है कुछ साल बाद, कुछ अरसे बाद हम ये प्लांट बंद करने का सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो प्लांट बंद करने का जब सोच रहे हो ना, तो फिर शक एक पड़ जाता है कि हो सकता है इसकी वैल्यू यूज कम हो गई है, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ता है, ठीक है। अब हमने ये ऐलान किया कि दही वाला प्लांट बंद होने जा रहा है। अब ये ऐलान करके शाम को हम बाहर निकले तो बाहर सड़क पे 200-300 बंदा खड़ा हुआ, एहतजाज एहतजाज, ना मंजूर ना मंजूर। हमने कहा क्या हुआ? मैंने कहा भाई हम सड़क पे आ गए हैं, देखो हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा घर बार है, आपने कह दिया भाई दही बंद तो बंद, ऐसे कैसे बंद यार, हम कहां जाएं? मैंने कहा टेंशन ना लो, ठीक है, हमने कहा टेंशन ना लो, बंद तो हमने करना है, ठीक है ना, ये तो हमारा डिसीजन है ना, हाँ हाँ काम तो हम कर रहे हैं ना, हम बनाए ना बनाए दही, ठीक है, हमारी मर्जी, ठीक है, तुम लोगों ने दही बनाई हुई आगे तुम आकी, तो ये हमारी मर्जी है, हाँ हम ये करेंगे, आपको 6-6 महीने की तनख्वाहें देंगे सबको, 6 महीने की तनख्वाह लेकर घर जाना और जाकर अपनी नौकरी ढूंढ लेना, 6 महीने में तो ढूंढ ही लोगे ना। मैंने कहा ठीक है, ओके डन, डन हो गया। इसको कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? रिडंडेंसी, रिडंडेंट कर रहे हैं, हमको रिडंडेंट करने की हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है ये रिडंडेंसी कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल ना कह देना, ये ना कहना कि एसेट को बेचने के लिए जरूरी खर्चा है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल के अंदर कॉस्ट सेल में रिडंडेंसी कॉस्ट भी आपने डाली हुई हो। रिडंडेंसी कॉस्ट कॉस्ट टू सेल नहीं है, कॉस्ट जरूर है, लेकिन ये इस डिसीजन मेकिंग के अंदर कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं करनी। ये अगली लाइन लिखी हुई है, हाउएवर रिडंडेंसी और सिमिलर कॉस्ट आर नॉट डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, हो गया, ठीक है, ये बात हमने कुछ आज कर ली है। अब क्लास को तो मैं खत्म कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि दूसरी क्लास में बारबरी को डिस्कस नहीं किया था, टाइम भी हो ही गया, वैसे इत्तेफाक से यहाँ भी नहीं हो सकता। आपके इस सवाल को मैंने स्टिल होमवर्क में रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी नहीं किया, उन्हें समझ नहीं आई होनी, आज करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा सब, ठीक है। और सुनो भाई, सुन लो सारे, और हाइब्रिड वाले बैठो, मैं आ रहा हूँ कुछ बातें पूछने। ये पेज नंबर 330 पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 6 तक, 5 तक बल्कि कर लें, 1 से लेकर 5 तक छोटे छोटे 5 सवाल हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक ये होमवर्क में है। टेस्ट का सिलेबस जो है वो IS 16 प्लस IS 36 होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।